उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। प्राथमिक गतिविधियों के महत्व को वर्णित करने में, शिकार और संग्रहण के अर्थ पर चर्चा करने में, पशुचारण की व्याख्या करने में, कृषि और उसके प्रकारों को समझने में, खनन को परिभाषित करने और उसका वर्णन करने में। प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग का उपयोग करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं। इनके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग रेड कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। आखेट एवं भोजन संग्रह। आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। उनका जीवन निर्वाह दो कार्यों द्वारा होता था: पशुओं का आखेट, खाने योग्य पौधे। भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रह करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता है एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। भोजन संग्रह विश्व के कठोर जलवायु वाले भागों में किया जाता है, जैसे उत्तरी कनाडा, अमेज़न बेसिन, उत्तरी यूरेशिया, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी चिली और अफ्रीका के उत्तरी किनारे। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधीय पौधे को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। एकत्रित किए जाने वाले उत्पादों के कुछ उदाहरण कॉर्क, कुनैन, रबड़, चमड़ा तैयार करना, गोंद व राल, बलाटा आदि हैं। पशुचारण। पशुचारण कृषि की पशुओं के पालन पोषण से संबंधित शाखा है। इसमें मवेशियों, ऊंट, बकरी, याक, रेंडियर, घोड़े और भेड़ जैसे पशुओं की देखभाल, उन्हें पालतू बनाना एवं उपयोग करना शामिल होता है। पशुचारण में आमतौर पर चलने फिरने की विशेषता होती है, जिसमें नए चारागाहों और जल की खोज में चरवाहों का आवागमन शामिल होता है। उदाहरण के लिए उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में मवेशी, सहारा और अरब के रेगिस्तान में भेड़, बकरी और ऊंट, तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय क्षेत्रों में याक और लामा, उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर। चलवासी पशुचारण 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक प्रमुख क्षेत्र है, जबकि दूसरा क्षेत्र यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश में फैला हुआ है। सर्दियों में पर्वतीय भाग के चारागाहों से मैदानी क्षेत्र की ओर एवं गर्मियों में मैदानी भाग से पुनः पर्वतीय चारागाहों की ओर समूहों के आवागमन की
इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। वाणिज्यिक पशुधन पालन ये एक विशेषीकृत गतिविधि है जिसमें जानवरों के जनन, जननिक सुधार, रोग नियंत्रण और जानवरों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए संगठित और वैज्ञानिक तरीके से केवल एक ही प्रकार के पशु का पालन किया जाता है। ऊन, मांस, त्वचा और पशु चर्म जैसे उत्पादों को विभिन्न विश्व बाजारों में निर्यात करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से संसाधित और पैक किया जाता है। पशुधन के प्रमुख प्रकार भेड़, मवेशी, बकरियां और घोड़े हैं। फार्म संचालक क्षेत्र के अनुसार जानवर को चुनता है। प्रत्येक क्षेत्र में विशेष प्रकार के पशु और पशुधन उत्पादों में विशेषता प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। रेवड़ों और झुंडों का आकार बहुत बड़ा होता है क्योंकि बड़ी मात्रा में पशुधन की हानि होने का भय होता है, जो प्रायः ग्रीष्मकाल के सूखे और शीतकाल की आपदाओं के कारण होता है। इसलिए फार्म संचालक चलवासी पशुचारण की नीति अपनाते हैं, अर्थात झुंड जितना बड़ा होगा, जीवित रहने का अवसर उतना ही अधिक होगा। कृषि कृषि मृदा पर खेती करने, फसलों का उत्पादन करने और विभिन्न शारीरिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों में पशुपालन करने की कला है, जो विभिन्न प्रकार की कृषि सांस्कृतिक प्रणालियों को उत्पन्न करती है। निर्वाह कृषि केवल अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए की जाने वाली कृषि प्रणाली के रूप में परिभाषित की जाती है, जिसमें किसान अपने स्वयं और अपने पूरे परिवार के भोजन निर्वाह की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करके पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन करते हैं। निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। आदिकालीन निर्वाह कृषि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त खाद्यान्न, सब्जियां और फल उगाना और पर्याप्त दूध देने वाली गायों या बकरियों का पालन करना आदिकालीन निर्वाह कृषि कहा जाता है। गहन निर्वाह कृषि उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण इसे छोटी भूमि की आवश्यकता होती है और भूमि का गहन उपयोग करने, किसान और उसके परिवार द्वारा खेती के लिए की जाती है। खेती का ये प्रकार एशिया की मानसूनी देशों में सर्वाधिक विकसित हुआ है। रोपण कृषि यूरोपीय लोगों ने उष्ण कटिबंधीय उपनिवेशों में रोपण कृषि का आरंभ किया। कुछ महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं केला, रबड़, चाय, कोको, कपास, कॉफी, गन्ना, पाम ऑयल और अनानास आदि कुछ महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। इन्हें बड़े निवेश, भूमि, श्रम, तकनीकी सहायता, परिवहन आदि की आवश्यकता होती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि वाणिज्य अनाज कृषि मशीनीकृत खेती है जो बहुत विशाल भूमि पर प्रति एकड़ कम उपज लेकिन प्रति व्यक्ति अधिक उपज देने के लिए की जाती है। गेहूं इसकी प्रमुख फसल है और अन्य फसलें जैसे राई, जौ, मक्का एवं जई भी बोई जाती हैं। इस प्रकार की कृषि का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसे आंतरिक भागों में किया जाता है। मिश्रित कृषि मिश्रित कृषि यूरोप, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया के भागों एवं दक्षिणी महाद्वीपों के
शीतोष्ण अक्षांशों में की जाती है, जहां मध्यम आकार के खेतों में राई, जई, मक्का, गेहूं, जौ, चारे और कंदमूल जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इसे कुशल और योग्य श्रमिकों द्वारा कृषि यंत्र, इमारत, रासायनिक एवं वनस्पति खाद यानी हरी खाद के गहन उपयोग आदि पर उच्च पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। कृषि। डेयरी कृषि। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है, जिसका अभ्यास यूरोप, कनाडा, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया में किया जाता है। ये अत्यधिक श्रम गहन होता है और इसे पशुओं के लिए छप्पर, चारा संचित करने के भंडार, पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि की मशीनों पर उच्च पूंजी व्यय की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक केंद्रों के निकट वर्ष भर इसका अभ्यास किया जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की और गहन वाणिज्य कृषि है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। निर्वाह कृषि वाणिज्य कृषि के साथ साथ होती है। घरेलू उपयोग के लिए गेहूं, जौ और सब्जियों को उगाया जाता है, जबकि खट्टे फलों, जैतून और अंगूर को मुख्य रूप से निर्यात के लिए उगाया जाता है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के विभिन्न देशों में उगाए जाने वाले अंगूरों का विशिष्ट स्वाद होता है और विभिन्न क्षेत्रों में बनाई जाने वाली मदिरा अपना विशिष्ट नाम बनाए रखती है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। इसे भूमध्य सागर के समीपवर्ती देशों में, यूरोप एवं उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया में किया जाता है। सहकारी कृषि। सहकारी कृषि एक संगठन को संदर्भित करती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य किसान अपनी जमीन का व्यक्तिगत मालिक रहता है, लेकिन खेती संयुक्त रूप से की जाती है और होने वाले लाभ को सदस्य किसानों के बीच उनके स्वामित्व वाली भूमि के अनुपात में वितरित किया जाता है। खनन। प्राचीन काल में उपकरण, बर्तन और हथियार बनाने में बड़े पैमाने पर खनिजों का उपयोग किया जाता था। औद्योगिक क्रांति से खनन का विकास हुआ और इसके महत्व में लगातार वृद्धि हो रही है। खनन गतिविधि दो मुख्य कारकों से प्रभावित होती है, अर्थात भौतिक कारक, जिनमें निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक कारक, जिनमें खनिज की मांग, उपलब्ध और उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, श्रम और परिवहन के लिए पूंजी निवेश शामिल हैं। खनन की विधियां। उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। धरातलीय खनन, इसे विवृत खनन भी कहा जाता है। धरातलीय खनन खनन का सबसे सस्ता और सरल प्रकार है, जिसमें बड़ी मात्रा में और त्वरित आउटपुट देने के लिए खनिज निक्षेपों के ऊपर की मृदा और चट्टान को
हटाया जाता है। धरातलीय खनन भूमिगत खनन की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि खनन करने वाले श्रमिक छत गिर जाने और विस्फोट जैसे संभावित खतरों के जोखिम में नहीं होते हैं। भूमिगत खनन भूमिगत खनन भूमि में गहरे दबे हुए खनिज और अयस्क को कूपकी खनन विधि से खनन करके निकालने की प्रक्रिया है। इस विधि में खनिजों को लंबवत कूपक मार्ग की सहायता से भूमिगत गैलरियों से निकाला और धरातल तक परिवहन किया जाता है। इसमें विशेष प्रकार के बेधकों, वायु संचार प्रणालियों, माल ढोने की गाड़ियों, लिफ्ट और लोगों एवं सामग्री के सुरक्षित आवागमन की आवश्यकता होती है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आर्थिक गतिविधियों को आय को बढ़ावा देने वाली मानव गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। आर्थिक गतिविधियों का निष्पादन करने का प्रयोजन पैसे कमाना, धन लाभ करना एवं ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना है जो जनता को बिक्री के लिए पेश की जा सकती हैं। संग्रहण को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें आदिम समाजों द्वारा उनकी भोजन, आश्रय और कपड़े की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पौधों और जानवरों दोनों का दोहन शामिल होता है। इसे अपने सभी क्रियाकलापों के लिए छोटे पैमाने पर पूंजी निवेश एवं निम्न स्तरीय तकनीक की आवश्यकता है। प्रति व्यक्ति उपज बहुत कम होती है और काम या कोई अधिशेष का उत्पन्न नहीं होता है। पशुचारण कृषि की जानवर पालने से संबंधित शाखा है। इसमें मवेशियों, ऊंट, बकरी, याक, हिरन, घोड़े और भेड़ जैसे जानवरों की देखभाल और उन्हें पालतू बनाया जाना और उपयोग किया जाना शामिल होता है। पशुचारण में सामान्य रूप से चलते फिरते रहने की विशेषता होती है। इसमें नए चारागाहों और जल की तलाश में पशुओं के झुंडों का आवागमन शामिल होता है। पशुचारण चलवासी पशुचारण खानाबदोश के समान ही है, क्योंकि बदलते मौसम और भूमि उत्पादकता के साथ वे विभिन्न स्थानों पर जाते हैं और पर्यावरण के प्रति भली प्रकार से अनुकूलित होते हैं। कृषि मिट्टी में खेती करने, फसलों का उत्पादन करने और बदलती शारीरिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अंतर्गत पशुओं का पालन पोषण करने की कला है, जो विभिन्न प्रकार की कृषि सांस्कृतिक प्रणालियों को जन्म देती है। निर्वाह कृषि को आत्मनिर्भर खेती व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें किसान अपने और अपने पूरे परिवार के भोजन के लिए पर्याप्त अन्न उगाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे बहुत कम उत्पादन करते हैं, जो मुख्य रूप से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति ही कर पाता है, और अधिशेष व्यापार कम या बिल्कुल भी नहीं होता है। उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में यूरोपी लोगों ने रोपण कृषि का आरंभ किया। कुछ महत्वपूर्ण रोपण फसलों में केला, रबड़, चाय, कोको, कपास, कॉफी, गन्ना, ऑयल पाम, पाम का तेल और अनन्नास शामिल हैं। भूमध्य सागरीय कृषि अत्यंत विशेषीकृत और गहन व्यावसायिक कृषि है, जिसमें विभिन्न तरह की फसलें उगाई जाती हैं। निर्वाह कृषि व्यावसायिक खेती के साथ साथ की जाती है। प्राचीन काल में उपकरण, बर्तन और हथियार बनाने में खनिजों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था। औद्योगिक क्रांति से खनन का विकास हुआ और इसका महत्व
लगातार बढ़ता जा रहा है।